सब लोग हो सबसे होप सबके आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल बैक पेंचर्स चैनल में एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो पार्ट 2 में गाइज पार्ट सेकंड है ये वाला, और इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। होप सब कि आप सबने पार्ट फर्स्ट देख लिया होगा, ओके, जिसमें कि हमने नॉर्मल से बेसिक्स ऑफ इंडियन फिजिकल फीचर्स देखे थे, ओके, जिसमें हमने देखा था अलग अलग जगह की अलग अलग जगह पे किस तरह से वेरिएशन होती है, अलग अलग जगह की ऑन द बेसिस ऑफ टोपोग्राफी, सोयल, क्लाइमेटिक कंडीशंस एटसेट्रा, ओके, उनके बेसिस पे अलग अलग जगह पे अलग अलग जगह पे अलग अलग कंडीशंस होती हैं, ओके। सो ये हमने पढ़ा था, और आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे अपना एक और इम्पॉर्टेंट फिजिकल फीचर है इंडिया का, दैट इज द हिमालयन अपलैंड्स एंड द वेस्टर्न फ्रंटियर्स। अगर आप बात करो पर्टिकुलरली इंडिया की, तो हम सभी को पता है कि हिमालयन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंडिया में, ओके। तो हिमालयन माउंटेन्स जो कि है वो 3 जोन्स में डिवाइडेड है, 3 जोन्स में, ओके। वो कौन कौन से हैं? दैट इज ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड द सेंट्रल, ओके, ईस्टर्न, वेस्टर्न और सेंट्रल। सो यहाँ से आपकी इनकी जो बाउंड्री है ना, ये याद रखना है, ओके। सो ईस्टर्न माउंटेन रन टू द ईस्ट ऑफ ब्रह्मपुत्र एक्सटेंडिंग फ्रॉम आसाम टू साउथ चाइना। ऑल्दो मतलब यहाँ से देखो, जैसे ब्रह्मपुत्र यहाँ से आसाम से ये, ओके, ये हो गया ईस्टर्न माउंटेन्स। ऑल्दो रूट्स थ्रू द ईस्टर्न माउंटेन्स आर डिफिकल्ट दैट नॉट प्रिवेंटेड द फ्लो ऑफ कल्चरल इन्फ्लुएंस फ्रॉम द साउथ एशिया एंड साउथ चाइना in the prehistoric and the historic times. The central Himalayan range extending from Bhutan to Chitral lies at the fringe of Great Tableland of Tibet. So ये है भूटान से लेकर यहाँ तक सेंट्रल, देखो सेंट्रल एशिया इतना करता है, तिब्बत तक। एक मिनट, ये अगर ऐसा आ गया, ओके। There have been trade and cultural contacts between the India and Tibet across this frontier. So इन्हीं की वजह आज के टाइम की अगर बात करें तो इंडिया और तिब्बत के बीच में, जो कि तिब्बत एक पहले अलग एक कंट्री मानी जाती थी, राइट, लेकिन उसको चाइना ने ऑक्युपाई कर लिया इलीगली। चाइना ये मानता है कि ये तिब्बत उसका पार्ट है, तो इंडिया और चाइना के बीच में, इंडिया और तिब्बत के बीच में ट्रेड व्यापार होता था, ओके। The narrow Hindu Kush range extends southwestward from the Himalayas deep into the Afghanistan, covering ancient Gandhar. So अगर गांधार की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंशेंट इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके। सो अफगानिस्तान तक जो फैल गया था ये एरिया, हिंदू कुश पर्वत जो माना जाता है, जहाँ से काफ़ी सारे जो फॉरेनर्स थे, काफ़ी सारे जो लुटेरे थे, उनकी एंट्री होती थी, ओके। Geographically and culturally, Western Afghanistan has affinities with the Eastern Iran, but after South Afghanistan has been culturally close with the Indian subcontinent since Neolithic age. So Neolithic age की बात करें तो Neolithic age से ही जो ईस्टर्न अफगानिस्तान है, ओके, सॉरी, जो वेस्टर्न अफगानिस्तान है उसका किसके साथ रिलेशन देखा जाता है? उसका ईरान के साथ देखा जाता है, क्योंकि अब हमको पता है कि अफगानिस्तान के पास ईरान पड़ता है। बट अगर बात करें अफगानिस्तान के साउथ की, तो साउदर्न अफगानिस्तान है, उसका जो डायरेक्ट रिलेशन कहीं ना कहीं इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स के साथ बताया जाता है। ये माना जाता है कि इंडियन की टेरिटरी वहाँ तक बात की। अगर आज के टाइम की अगर आप अखंड भारत की बात करो तो अखंड भारत में अफगानिस्तान का इलाका भी दिखाया जाता है, जहाँ की गांधार तक्षशिला जो कि हमारे एंशिएंट इंडिया की काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिक प्लेसेज वहाँ पर हैं, ओके। द खाइबर एंड द अदर पासेज ऑफ एंड द काबुल रिवर। देखो खाइबर पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको आप बहुत ज़्यादा ये नोट रखेंगे, ये MCQs में भी पूछा जाता है। सो जो खाइबर पास है और भी जो यहाँ पर पासेज हैं, और अगर बात करें काबुल रिवर की, सो ये हैं अफगानिस्तान को जोड़ते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट के साथ, इंडस प्लेन के साथ। इंडस की बात करें तो इंडिया से नदी है जो कि इंडिया से होते हुए जाती है अरेबियन सी में, जो कि पाकिस्तान में भी जाती थी, और यहाँ पर इंडस रिवर के नाम पे इंडस वैली सिविलाइजेशन एक सिविलाइजेशन भी बसती थी, ओके। सो ये बता रहा है कि किस तरह से अफगानिस्तान का रिलेशन बताया गया है इंडस सिविलाइजेशन से इंडिया, ओके। So the great routes connecting Indian plains with the Iran and Central Asia through Afghanistan run through Gomal, Bolan and Khyber Pass. The routes have brought in trades, invaded and varied cultural influences, although the historic times and even before Greek, Shakas, Kushanas, Hunas and other made their entry in India through these routes in a vice versa manner. Buddhism and other cultural influences of Indian civilization too entered Afghanistan and Central Asia through these passes. Thus, historically, the Afghanistan Balochistan hills have acted an important frontier zone. So यहाँ पर मैंने देखा गया, अगर आप बात करो कोई, अगर आपने हिस्टोरिक मूवी देखी हो तो वहाँ से जब हम पे इंडिया में ब्रिटिशर्स का रूल था, तो यहाँ के इंडिया के लोग अफगानिस्तान से होते हुए यूरोप जाते थे, रशिया जाते थे, ओके। अगर आप बाद में मूवी देखी होगी सुभाष चंद्र बोस द फ्रीडम फाइटर, ओके।
उसमें भी दिखाया गया कि किस तरह से जो सुभाष चंद्र बोस इंडिया से होते हुए, लाहौर से होते हुए, अफगानिस्तान से होते हुए बाहर गए थे। सो अफगानिस्तान काफ़ी ज़्यादा इंसेंटली बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है इंडिया का। ओके, सो उसमें जो ये पासेज हैं, सो इन्हीं पासेज से मतलब अगर आप बोल सकते हो अफगानिस्तान वॉज द एंट्रेंस ऑफ इंडिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ओके, सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनके जो ट्रैवलर्स थे, उनके जो फॉरेनर्स थे वही इंडिया में वही सेंटर करते हैं। इन द वाइस वर्सा सेंस हमारे जो बुद्धिज़्म है अगर बात करें ये, तो ये बुद्धिज़्म के जो मिशनरीज, जो बुद्धिज़्म का जो फैलाव हुआ, स्प्रेड हुआ सेंट्रल एशिया में, सो ये अफगानिस्तान के रूट्स की वजह से ही हुआ। ठीक है, वो यहीं से जाते थे हमारे ट्रैवलर्स भी। ओके, तो ये रहा हिमालय का। आप देखते हैं इंडस प्लेन। Indus Plain, the pass led to the rich plains of Indus civilization, which was divided into two regions, पंजाब एंड सिंध। अगर हम बात करें इंडस की, तो सो ये दो रीजन से पास करती है, दैट इज पंजाब, ओके, एंड सिंध। सिंध का मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन, ओके, आज के टाइम का पाकिस्तान में पड़ता है। पंजाब एग्जिस्ट टुडे बिटवीन इंडिया एंड पंजाब, पाकिस्तान लिटरली मीन्स द लैंड ऑफ 5 रिवर्स। ठीक है, जो पंजाब है जो कि एग्जिस्ट करता है किस किस के बीच में, पंजाब जो है एग्जिस्ट करता है इंडिया के बीच में एंड पाकिस्तान के बीच में। अब इसका मतलब ये नहीं कि पंजाब कोई अलग स्टेट है। ठीक है, पंजाब इंडिया का पार्ट है जो कि पाकिस्तान के साथ टच होता है। ओके, और पंजाब को बोला जाता है, पंजाब इज नोन है आल्सो नोन एज द लैंड ऑफ 5 रिवर्स। अब इस जैसे कि आप इसे समझ जाते होंगे कि पंजाब में 5 नदियां बहती हैं। ओके, These 5 tributaries of the Indus flowing across a vast alluvial plains had made the region bread basket of the subcontinent। ठीक है, सो यहाँ पर देखो ये 5 रिवर्स हैं इस पार्ट, क्योंकि यहाँ पर इतना ज़्यादा पानी है होता है, इतनी ज़्यादा फसलें वगैरह लगती हैं, काफ़ी अच्छी इरीगेशन फैसिलिटी है यहाँ पर पंजाब में। सो ये पंजाब इज़ आल्सो नोन एज द ब्रेड बास्केट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे इस बात को। The eastern parts of these plains merges into the Ganga basin. Punjab has been a meeting place and meeting pot of culture. Pre-existing and the intrusive elements of the culture have fused here. Strategic location and the prosperity of Punjab as well invited invaders। ठीक है, तो जो पंजाब की जो काफ़ी अच्छी ये सारी क्वालिटीज़ हैं, ठीक है, लाइक फर्टिलिटी काफ़ी अच्छी है यहाँ की। ओके, यहाँ का रिवर सिस्टम काफ़ी अच्छा है, यहाँ का इरिगेशन सिस्टम काफ़ी अच्छा है। ओके, यहाँ पर प्लेन्स है, ओके, जो कि इन्वेडर्स को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी इस पंजाब को लेने में। ओके, अच्छा, नेक्स्ट पार्ट क्या हमारा, दैट इज द गंगेटिक नॉर्थन इंडिया। सो गंगेटिक नॉर्थन इंडिया हमको पता है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है जो कि नॉर्थन प्लेन्स में आती है, नॉर्थन माउंटेन्स एरियाज में आती है। देखते हैं, द गंगा बेसिन climatically is more humid than the Indus region and the annual rainfall starting from 50 centimeter in the Indo-Gangetic divide steadily rises in the 200 centimeters by the time it reach Bengal. The Ganga plain can divide into 3 sub regions। so गंगा प्लेन की बात बताइए, जो कि नॉर्थन रीजन है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ का जो रेनफॉल स्टार्टिंग है वो 50 सेंटीमीटर से लेकर जब लास्ट तक पहुँचते हैं 200 सेंटीमीटर तक हो जाता है, और इसको 3 पार्ट्स में 3 भागों में डिवाइड किया गया है। वो कौन सा, दैट इज अपर, मिडिल एंड द लोअर गंगा। ओके, अपर रीजन ऑफ गंगा, लोअर, मिडिल एंड द लोअर। ओके, और हमको पता होना चाहिए कि दैट इज गंगा इज ईस्ट फ्लोइंग रिवर विच फाइनली फॉल्स इन द बे ऑफ बंगाल। सो ओके, सो जो गंगा की बात की तो अपर आता है, मिडिल आता है और लोअर आता है। सो अपर का क्या है, ऐसे ना अपर कहाँ पर आते हैं, अपर प्लेन्स इन द वेस्टर्न एंड द सेंट्रल उत्तर प्रदेश। ठीक है, ओके, वेस्टर्न एंड द सेंट्रल उत्तर प्रदेश largely include the Doab. This has been the area of conflict and the culture synthesis. There is an increasing advance in the extension of Harappan culture into this zone. It was also the center of पेंटिंग ग्रेव वेयर कल्चर्स एंड द प्लूस्टिंग एक्टिविटी इन द लेटर वैदिक पीरियड। सो यहाँ जो पेंटिंग ग्रेव वेयर यहाँ पर आ रहा है, ये हम बाद में समझेंगे आगे आने वाले चैप्टर में। सो यहाँ पर बता रहा है कि गंगा जो है काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल एरिया था नॉर्थ वाला। ठीक है, सो जो इन्वेडर्स को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करता था और इसीलिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटेजिक लोकेशन में थी, और इसलिए कहीं जो राजा थे, राजा महाराजा थे, वो इस एरिया को ऑक्यूपाई करना चाहते थे। अगर हम बात करें ट्रिपार्टी स्ट्रगल की तो कन्नौज की, तो वो भी इसी के लिए, वो भी इसी रीजन में हुआ था, क्योंकि यहाँ का जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है ना वो काफ़ी अच्छी है। ओके, at the confluence of the Ganga and the Yamuna, the terminal point of Doab is the city of Prayagraj. The middle Ganga plain, the Ganga plains
correspond to the eastern Uttar Pradesh and the Bihar. This is where ancient Kushala, Kashi, Magda were situated. It is the center of city life, money, economy, and the trade since 6th century. This region provided the basis for Mauryan imperial expansion and its control to be the politically important till the Gupta period. अच्छा, so यहाँ पर सेंट्रल इंडिया के बता रहा है, जो कि कहीं अगर हम बात करें आज के यूपी बिहार, जो कि एंशेंटली कहाँ उसमें कौन कौन सा था, कोशाला, काशी, मगधा, ठीक है। तो ये जो बड़े बड़े एम्पायर है वो यहाँ पर थे सेंट्रल गंगेटिक रीजन में, ठीक है, जो कि ओके। एंड द लोअर प्लेन्स कहाँ पर आते हैं, वो आते हैं बे ऑफ बंगाल, ठीक है। वाइट प्लेन्स ऑफ बे ऑफ बंगाल फाउंड बाई एलुवियल बाई गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। दिस रेनफॉल हाई रेनफॉल इन लो लाइंग प्लेन्स क्रिएटेड फॉरेस्ट एंड मार्शी conditions which made early settlement of Bengal difficult। अच्छा, सो यहाँ पर नॉर्मली इतना बताया गया कि देखो टोटली आप हमको नॉर्मली इतना समझ गया। अगर हम बात करें गंगेटिक सिस्टम की, तो उसको 3 भाग में डिवाइड किया, दैट इज अपर, मिडल एंड लोअर। अपर की बात करें तो यूपी आता है, ये ठीक है। मिडिल की बात करें तो आता है इसमें यूपी और बिहार आता है, एंड लास्ट की बात करें अगर लोअर की, सो यहाँ पर आता है बंगाल, ठीक है। सो बंगाल की बात अगर करें तो यहाँ पर ऊपर से काफ़ी ज़्यादा एलिवेटेड रिसोर्सेज हो वगैरह लेके आते हैं, तो और ब्रह्मपुत्र भी रिवर वो भी यहाँ पर बहती है। सो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मार्शी कंडीशन हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ की जो डिफिकल्टी है सेटलमेंट में वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। सेंट्रल की बात करें तो सेंट्रल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, ओके। और इसके पीछे सेंट्रल के पीछे काफ़ी ज़्यादा लड़ाई वगैरह हुई थी राजाओं के बीच में, क्योंकि ये स्ट्रेटेजिकली अच्छी है। अपर की बात करें तो ये ऊपर उत्तर प्रदेश के अपर इलाके में आती है, ओके। तो आई होप कि आप समझे होंगे, ओके। इसके तीनों पार्ट्स और तीनों लोकेशन है। अच्छा, नॉर्थन वाला भी पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड द सेंट्रल इंडिया, ठीक है। Central India, as we noticed earlier, is an entirely different region and does not have central focal point. It is highly region where hills do not rise to get in great height, but but are broken by steep slopes and interestingly valley. They are normally run in ईस्ट वेस्ट और अच्छा, सो यहाँ पर इन्होंने सेंट्रल इंडिया की बात की है। सेंट्रल इंडिया की बात करी जाए तो काफ़ी प्लेन एरिया है, क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर कोई प्लेन रॉकी हिल नहीं है, कोई बड़ा ज़्यादा बड़े बड़े पहाड़ नहीं है, ओके। सेंट्रली प्लेन एरिया है, इसलिए यहाँ पर कोई बड़े बड़े पहाड़ नहीं देखने को मिलते हैं। अगर देखने को मिल भी जाए तो कभी सिर्फ थोड़ी थोड़ी चोटियाँ वगैरह मिलती हैं, ओके। हालांकि द अरावलीज इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, ठीक है। देखो, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ दिस साइकोग्राफिक डिवीजन एक्सटेंडेड फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा चोटियाँ नहीं दिखने मिलती, बट अगर बात करें अरावली हिल्स की, तो ये एक ऐसी चोटी है थोड़ी थोड़ी दिखती हैं एक इन इलाकों में, लेकिन ये भी इतनी ज़्यादा हाइट नहीं है। बट ऐसा नहीं है कि जो सेंट्रल इंडिया का जो इलाका है वहाँ पर बिल्कुल भी प्लेन है, या फिर वहाँ पर बिल्कुल पहाड़ी रीजन नहीं है, बिल्कुल है, थोड़ी थोड़ी है, दैट इज़ द अरावली हिल्स। तो राजस्थान को लगभग बाइसेक्ट कर देती हैं वो। साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट, मतलब साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ द अरावली इज पार्ट ऑफ सब रीजन इज कॉल्ड। अगर हम अरावली अगर हम बात करें अरावली हिल्स ऐसे आ रही हैं, राजस्थान को ऑलमोस्ट बाइसेक्ट कर रही हैं, और ये साउथर्न पार्ट हो गया, और इस वाले पार्ट को बोलते हैं, दैट इज़ क्या बोलते हैं, मालवा। तो गुजरात की बात करें तो गुजरात जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है इंडिया का, ठीक है। तो गुजरात को 3 भागों में इन्होंने फिर डिवाइड किया, दैट इज़ सूर्यशास्त्र, अन्नारत, दैट इज़ नॉर्थन गुजरात, एंड द लता इज साउथर्न गुजरात। तो यह सूर्यशास्त्र जो है सेंट्रल होगा, ओके ना। अब यहाँ पर गाइस देखो बड़ा इंपॉर्टेंट आया हुआ है, ओके। पेनिसुलर इंडिया, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। डेक्कन प्लेट्यू एंड द सराउंडिंग कोस्टल प्लेन्स डिफाइन द काउंटर्स ऑफ पेनिसुलर इंडिया। कोस्टल प्लेन्स इन द ईस्ट एंड द एक्सट्रीम साउथ आर ब्रॉड, while these are vast in the narrow. They are narrowest between Bombay and Pahalghat. This plateau is divided into 3 major divisions, which is largely correspond to the state of Maharashtra, Andhra, and the Karnataka. Maharashtra is additional to other areas include northern Deccan Plateau. Central influences have been diffused to the south of Deccan and have been must impossible because bearing Western Ghats are no other dense forest there. ठीक है, नॉर्मली पढ़ना है, इसमें आपको सिर्फ थोड़ी याद रखना है, ओके। आप चाहो तो अपने से भी सोचते बाद आपको मेन कंसेप्ट होना चाहिए। महाराष्ट्र सीम्स टू हैव बीन अ नेचुरल बाउंड्री विद आंध्रा फॉर द बाउंड्री लाइन कोइंसाइड्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्टाइल ब्लैक सॉइल। अगर हम बात करें महाराष्ट्र के, आंध्र प्रदेश के, तो यहाँ पर ब्लैक सॉइल कहीं पाई जाती है, जो कि हमने कल भी पढ़ा था किसके लिए यूज़फुल होती है, ठीक है, कॉटन के लिए, ठीक है, मिलेट्स के लिए, एट्सेट्रा। अक्रॉस द boundary, one encounters red soil of Telangana which falls into the retained moisture. Therefore, Telangana has become a land of tanks and the other forms of artificial irrigations.
ठीक है। तो तेलंगाना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इरिगेशन होती है रेड सॉइल। दी अगर पूछा जाए रेड सॉइल कहाँ पर है, तो यहाँ पर आपने नोट करना है। ओके, तेलंगाना में ना, तेलंगाना जो है, जो तेलंगाना स्टेट है वो आंध्र प्रदेश के बिल्कुल ऊपर है। Among the four South state Indian states, आंध्रा इज़ द लार्जेस्ट। ओके, अगर बात करें साउथ की इंडिया की, तो आंध्र प्रदेश जो था वो लार्जेस्ट था सबसे। It includes a number of sub-regions like the rich coastal plains area, that is Raya, new western part, northwestern part of Deccan Plateau is already mentioned, that is Telangana, which is now separate state। ओके, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना पहले सेम ही थे, बट उनको अब सेपरेट कर दिया गया है। ओके, the reddish soil are not rich and the main crops are millets, pulses and the oilseeds। In the eastern parts of Eastern Ghats and the eastern coastal plains, from near about Mahendragiri on borders of Odisha in the northern and Tamil Nadu in the south, with the combined Krishna Godavari Delta as its epicenter. It includes Andhra Pradesh. It is essentially rice growing area. The area between two rivers on the coast, known in early time as Vengi, is considered rice bowl, like राइचू ड्रॉ बिटवीन कृष्णा एंड तुंगभद्रा इज बस फॉर। अच्छा, तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि दैट सबसे राइस ज़्यादा कम जो है दैट इज इस जगह पे, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के इस जगह पे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है एक्सट्रीम साउथ, बिल्कुल मतलब दैट इज यहाँ पर तमिलनाडु वगैरह, केरला वगैरह। ओके, डेक्कन प्लेटू फ्रेगमेंट्स इनटू आइसोलेटेड ब्लॉक्स लाइक Nilgiri and Kadmon hills in the extreme south. They roughly divide western and the eastern coastal plains. The wide western coastal plains in south and its adjoining hinterland constitute Tamil Nadu. The littoral district produce an abundance of rice, and the Kaveri plains and its delta constitutes its epicenter. River in the region being seasonal, the peasants of the region have relied on the tank irrigation since पल्लवा चोला टाइम। सो यहाँ पर बात की गई है यहाँ पर इस टाइम के पीरियड की कि किस तरह से इस टाइम का यहाँ का टाइम पीरियड, जैसे अगर बात करें तो यहाँ पर नीलगिरी हिल्स होती थी। ओके, सो यहाँ का जो हिंटरलैंड था, हिंटरलैंड आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे पोर्ट होता है, पोर्ट्स के बाद जब पोर्ट का कोई सामान ले जाया जाता है एक जगह पे, दैट है उसको बोलते हैं हिंटरलैंड। सो तमिलनाडु एक हिंटरलैंड का भी काम करता था। ठीक है, सो यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर जो जगहें थी, रियासतें थी, वो राइस के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस थी। मैंने जैसा बताया आंध्र प्रदेश के नीचे साथ साथ ही यही एरिया था तमिलनाडु का, तो यहाँ पर भी आई होप कि राइस ज़्यादा अच्छी से रखते हूँ। अगर इससे बात करें तो आज के टाइम पे बात करें अगर हम साउथ की, तो साउथ में सबसे ज़्यादा क्या फेमस है, इडली एंड सांभर। ओके, सो दैट इज़ वाई यहाँ के लोग जो चोलाज और पल्लव का के टाइम से ही इरिगेशन के कामों में लगे हुए हैं। ठीक है, और इनके पास काफ़ी एडवांस लेवल की थी उस टाइम के, सिंस चोलाज के टाइम पे भी काफ़ी इनके पास एडवांस लेवल के इक्विपमेंट्स है, एडवांस लेवल की टेक्निक्स थी। ओके, यहाँ की जो रिवर्स हैं वो सीजनल हैं, मतलब सीजन पे ही चलती हैं। ओके, द अनइरिगेटेड पॉकेट्स प्रोड्यूस मिलेट्स, पल्सेस एंड द ऑयल सीड्स। In addition to rice and other crops, Kerala produce pepper and spices which have been traded with the West since post-Mauryan times. From Tamil Nadu, the littoral is accessible through Pahalghat Gap and the southern end of the Western Ghats. Relatively isolated by land, Kerala has been open to sea. Interestingly, first Christian and then the Muslim influence here came by sea. It may be noted that both Kerala and Tamil Nadu are densely populated like plains. अच्छा, तो अगर बात करें तमिलनाडु केरला के साउथ की, सो इट इज़ द सेंटर ऑफ स्पाइसेस माना जाता है, और जब बाहर के जो ट्रेडर्स थे वो काफ़ी आते थे इस जगह पे ही, केरला तमिलनाडु में। ठीक है, अपने व्यापार करने स्पाइसेस का। ठीक है क्या, सो दैट इज़ वाई इट इज़ आल्सो नोन एज द सेंटर ऑफ द स्पाइसेस। ठीक है, यहाँ पर काली मिर्च वगैरह लगती थी, हल्दी वगैरह, सो ये सारे यहाँ पर मसाले मिलते हैं। ओके, ना ये एक्सरसाइज अब आई होप कि आप इन सबको सॉल्व कर ही लेते होंगे। ओके, ओके, एंड द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इज मेजर ज्योग्राफिकल इन्फ्लुएंसेस। ठीक है, द मेजर स्ट्रक्चर लाइज ऑफ इंडियन हिस्टोरिकल ज्योग्राफी और इम्पोर्टेंट ज्योग्राफिकल
features of Indian history such as Narmada Chota Nagpur line or the line running from Gulf of Bombay to Mathura constituted by Aravali have considerably influenced the pattern of cultural diffusion in the subcontinent. Okay, so we have 4 great divisions. कौन कौन से 4 great divisions? That is Indus Plain, prone to the influences that from central to west Asia. देखो central to west. Okay, Gangetic plants which began in the Delhi Mathura line and have been absorbed all the kind of political and cultural influences coming through the northwestern frontier. Central India intermediate zone, मैंने आपको बताया intermediate zone, that is the central India. Okay, with Gujarat and Odisha have 2 extreme points, peninsular India south of the Narmada. ठीक है, ये 4 points हैं, ये आपको याद करने हैं. नाउ सेटलमेंट स्ट्रक्चर इन द टाइम एंड स्पेस. अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन फिर भी हम इसको ऐसे ही नॉलेज के लिए पढ़ेंगे. सेटलमेंट स्ट्रक्चर ऑफ रीजन डिड नॉट रिमेन स्टैटिक. दे कंप्राइज विलेजेस, hamlets, town and the city. Some regions like Middle Gangetic Plain and the Deccan were endowed with a great number of towns. As we proceeded to the post Gupta period, urban centers die out. There is an increased evidence in the agrarian expansion and the emergence of new rural settlements. In some cases, the earlier tribal hamlets were transformed into the peasant villages. So यहाँ पर बताया गया कि जो किसी भी पर्टिकुलर रीजन का जो स्ट्रक्चर है, किसी सेटलमेंट स्ट्रक्चर है, ठीक है, पर्टिकुलर रीजन का किसी भी रीजन का सेटलमेंट स्ट्रक्चर है, वो है स्टेटिक नहीं रहता है. ठीक है, वो हमेशा कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है. ऐसा नहीं है कि अभी आज जो एक जगह पर एक कोई भी एक जगह आप देखते हो, कोई घर के आसपास कोई जंगल है, कोई एरिया थोड़ा प्लेन है, वो 10 साल पहले अगर आप वहाँ पर बैट बॉल खेलते थे, अपना घर पर ग्राउंड है करा, ऐसा नहीं कि 10-20 साल के बाद वो ऐसा रहेगा. उसके बाद 10-20 साल के बाद उस जगह की टोपोग्राफी, जगह की सारा कुछ चेंज हो जाएगा. क्या पता वहाँ पर बिल्डिंग्स बन जाए, कोई पता गवर्नमेंट हॉस्पिटल बन जाए, कोई स्कूल बन जाए. ओके, तो यहाँ पर बताया गया कि जो हमको एंशिएंट टाइम के भी ट्राइबल्स के हट्स दिखते हैं. ठीक है, अगर आपके बात करो, अगर एंशिएंट टाइम के तो देखें तो वो थोड़े पत्थरों के घरों में थोड़ा सा लकड़ी के छोटे मोटे ऐसे एक पिलर्स 4-5 पिलर्स लगा के ऐसे एक छोटा सा मतलब ऐसे बनाते थे, कोठी वगैरह बनाते थे, जिसमें वो ट्राइबल्स आते. बट आज के टाइम पर उनको ट्रांसफॉर्म करने में दिया जाए, और अगर आज के टाइम प्रेजेंट टाइम देखें तो उनको विलेजेस में कन्वर्ट कर दिया गया, वहाँ पर लोग रहना स्टार्ट कर दिए हैं. अगर हम बात करो पहले के एंशिएंट टाइम, वो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स होते थे, जो अपने चरवाहे अपनी भेड़ों को एक जगह से लेकर दूसरी जगह पे ले जाते थे घास के चक्कर में. राइट, पहले यहाँ पर रहते थे, फिर यहाँ पर रहते, बट आज के टाइम पे उनको ट्रांसफर कर दिया इन द विलेजेस. ओके, विलेजेस में कन्वर्ट कर दिया गया है उनको. सो इस तरह से जो पुरानी सेटलमेंट थी, ठीक है, उसको कन्वर्ट कर दिया गया ऐसे विलेजेस में. ओके, there were differences between the Brahmana and the Brahmana settlements at the level of economic activity and the social stratification. These differences gradually extended to the areas which had initially remained peripheral to the mainstream development. They experienced transition from tribalism to more complex social structure. For example, the basis of rise of organized religion and the state of social class society was laid in this region, and this transition would imply a proliferation of new settlements in this region and the rise of population. Regions with a higher population density have always played a leading role in the Indian history. Ganga Valley, Tamil Plains and the east coast were all regions have higher density of population areas with the resources potential, and the other attraction were in naturally dense populated and the steady supply of main power. तो यहाँ पर देखो कुछ नहीं, यहाँ पर एक पर्टिकुलर रीजन की तारीफ करते हुए बताया हुआ है राइटर ने कि किसी भी रीजन में डेंस पॉपुलेशन तभी हो सकती है, किसी भी रीजन पे कोई भी रीजन तभी जाकर डेवलप हो सकता है जहाँ पर उसकी डेंस पॉपुलेशन हो. डेंस पॉपुलेशन का मतलब काफ़ी ज़्यादा लोग वहाँ पर रहते हैं, और काफ़ी ज़्यादा लोग कहाँ पर रहेंगे, जहाँ पर जगह की फैसिलिटी अच्छी हो, कंफर्टेबिलिटी हो, ट्राइब जो क्लाइमेटिक कंडीशन हो अच्छी हो, टोपोग्राफी अच्छी हो, सॉइल अच्छी हो, ताकि इन्हीं फैक्टर को देख के एक इंसान कहीं पर बसता है. ओके, सो ये वाली सारी जगहें कहाँ पर देखो, इसलिए हमको ज़्यादा गंगा रीजन में देखने को मिलती है, नीचे साउथ में ये तमिल वगैरह रीजन में देखने को मिलती है. इसलिए हमको देखने को मिलता है यहाँ के जो पॉपुलेशन है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डेंस थी, और इसीलिए ये जगह ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा अपराइज थी. ओके, सो अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ सम अर्ली स्टेट्स इन इंडिया. उसको मैं सबसे पहले हम पढ़ेंगे गंगेटिक बेसिन्स. ओके, गंगेटिक बेसिन पढ़ते हैं. So Ganga Plain, by virtue of its high agricultural productivity and the rich population base, has enjoyed a dominant position in the इंडियन सब कॉन्टिनेंट. जैसे मैंने आपको पहले बताया दैट इज गंगा जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है गंगाटिक रीजन एंशिएंट इंडिया में. ओके, इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा बैटल्स भी हो गई हैं.
No other region has had comparable power base. However, the entire plain, as mentioned earlier, is not a homogeneous geographical piece. We have already seen that middle Ganga plains, for a variety of reasons, emerged more successful than the upper and the lower plains by the time of Mauryans attained undisputed hegemony and the subcontinent. During the Rig Vedic period, the center of the Indo-Gangetic divide in the later Vedic period around 1000 BC. The geographical focus shifted to Ganga Yamuna Doab with its eastward movement of the Vedic people had begun. Okay, however, more important development had begun in the settlement agrarian life with the help of prod yacht and oxen. Consequently, emergence in the idea of territory and the territorial kingdoms. ओके, सो यहाँ पर नॉर्मली इतना बताया कि देखो जोग्राफिकली बात की जाए अगर गंगा रीजन की, तो गंगा रीजन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैंने आपको पहली बार कितनी बार बता चुका हूँ, कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से, स्ट्रेटेजिक लोकेशन के हिसाब से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो गंगा रिवर है ऑब्वियसली ऊपर से आएगी तो काफ़ी ज़्यादा अपने साथ एलिमेंट्स लेके आएगी। ओके, काफ़ी ज़्यादा अपने साथ मिनरल्स लेकर आएगी जो कि वहाँ की जो सॉइल की उसके फर्टिलिटी अच्छी कर देगी और वहाँ के जो पॉपुलेशन है वहाँ पर रहने में उनको कंफर्टेबिलिटी होती है। उसी की वजह से वहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन आ गई है। ओके, 10,000 BC के आसपास से वो अच्छे तरीके से बस चुकी थी। अगर हम बात करें गंगा वैसे की, तो ऐसा नहीं है कि जो गंगा है वो पूरी ओवरऑल एक ही पीस था, एक ही पार्ट था गंगा का, ठीक है, बट ऐसा नहीं है, होमोजेनियस था, ये अलग अलग पीसेस में डिवाइड, जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा था कि गंगा रीजन 3 में डिवाइड है गंगा सिस्टम में, अपर, मिडिल एंड द लोअर। तो मिडिल जो है काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहा था, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बताया ना, क्योंकि यहाँ ये मिडिल है, यहाँ पर प्लेन्स वगैरह होते थे, ज़्यादातर प्लेन एरिया था। ओके, काफ़ी राजा महाराजाओं ने अपनी टेरिटरी बनाए थे इसको। ओके, तो मिडिल गंगा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीजन रहा था उस टाइम के लिए, लोगों के लिए। बट उसके बाद का टाइम पीरियड में गंगा से लगे शिफ्ट होकर गंगा यमुना आ गया था। ओके, जहाँ पर इन दोनों का मिलन होता था, फिर वो वाली जगह अच्छी होने लगी। ओके, सो हमारे यहाँ का चैप्टर का लास्ट पार्ट है, दैट इज कलिंगा एंड द एंशिएंट ओडिशा। द लैंड ऑफ ओडिशा लाइक डेक्कन एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट चेंजेस फ्रॉम अराउंड 4th से 3rd century CE BC between 300 BC and okay. The history of Odisha is one of the internal transition of tribal society. The transition was partly autonomous and partly stimulated by the contacts with Sanskrit culture of Gangetic plains, the beginning of which can be traced back to the times of Nandas and the Mauryas, the subcontinent period. 4th to 9th century CE experience emergence of series of sub-regional states in the different pockets of the region. Sacrifices of emerging patterns were well laid by the 10th century CE. The process of however not uniform but nor evenly spread. अच्छा, तो यहाँ पर इन्होंने कलिंगा दैट इज द आज का टाइम का उड़ीसा को कलिंगा बोलते थे अशोक के टाइम पीरियड पे। सो बताया गया कि वो किस तरह से एक जो ट्राइबल सोसाइटी थी, ओके, उसको किस तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया गया बाय द पीरियड। ओके, समय के साथ साथ उसको किस तरह से चेंज कर दिया गया था सेटलमेंट के तौर पे। अगर बात करी जाए तो इसके टाइम पीरियड की, तो 4th से लेकर 3rd सेंचुरी के बीच में जो कलिंगा था दैट इज उड़ीसा, जो आज के टाइम का है, वो टोटली चेंज हो गया था सेटलमेंट के बेसिस पे। ओके, ट्राइबल सोसाइटी जो उनको वहाँ पर विलेजेस बसना स्टार्ट हो गए। ओके, कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन होना स्टार्ट हो गया। नंदास और मौर्य के टाइम पीरियड की हम बात करें तो वहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन आ गया था। ओके, Littoral zone of the Deltic coast experienced transition of historical stage earlier than the inland forest tracts and the rolling uplands, which have much in common with the adjoining Chhattisgarh and the Basta sub-regions. The tribal situation in the central and the western Odisha account for the arrested and unprocessed of transmission in the region. Large concentration of tribals and the physiography of the land prevented repetition of the Gangetic socio-economic pattern. Caste society within the Varna structure was laid to emerge in the Odisha, and when it did, there was a difference in the broad essentially in terms of social structure. Odisha represent in interesting case of regional variation. So यहाँ का regional variation की बात की जाए तो मैंने आपको तो पहले तो बता दिया था, 4th से 3rd सेंचुरी के बीच में काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया था। बट उसके साथ साथ ही अगर बात की जाए इसके सोसाइटिकल सिचुएशंस की, ओके, सो यहाँ पर जो वर्ण सिस्टम था दैट इज द कास्ट सोसाइटी है, वो काफ़ी ज़्यादा लेट एमर्ज हुई, क्योंकि यहाँ पर वैसे बुद्धिज़्म जो है अशोका था उसको ज़्यादा फॉलो करते थे। कलिंगा वार के बाद जब अशोका ने बुद्धिज़्म को अडॉप्ट कर लिया था, ओके, उसके बाद जो है काफ़ी ज़्यादा जो काफ़ी टाइम पीरियड तक जो है कास्ट सिस्टम जो है वो इधर बड़ा कम चल गया था, ठीक है, बड़ा ज़्यादा लाइट में एमरजेंस हुआ था उसका। तो इस तरह से यहाँ पर देखा जाता है कि सोसाइटी का भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लेट वेरिएशन आई थी। ओके, सो ये है क्वेश्चन। इसी के साथ अगर आपको होप सब कि आप सबको समझ आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू। एक बार आप मैप भी देख लो, ठीक है, रेनफॉल के हिसाब से कौन सा जगह पे क्या कितना रेनफॉल होता है। ओके, सो ये है दिया गया यहाँ पर इसका इंडेक्स, एक बार आप वापस ऊपर जाके देख सकते हो। ओके।
एंड फॉरेस्ट टाइप भी देख लो। ओके, सो होप सबके आपको अच्छा लगा होगा। इस सब मिलते हैं, बाय बाय।